नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। निष्पक्ष, सुलभ और कुशल होनी चाहिए देश की न्यायिक प्रणाली। न्यायिक सुधार के माध्यम से कानून के शासन को किया जा सकता है मजबूत। प्रधानमंत्री ने आज ईज ऑफ जस्टिस पर जोर दिया ताकि न्यायिक व्यवस्था आम जन की मुश्किलें आसान कर सके। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संवेदनशील त्वरित न्याय व्यवस्था पर प्रधानमंत्री का जोर। कानून मंत्रियों, सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन को किया संबोधित। ईज ऑफ जस्टिस की दिशा, लोक अदालतों और ई कोर्ट जैसी न्याय व्यवस्था को सराहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 भारत की छवि धूमिल करने का एक कुप्रयास। भारत ने रिपोर्ट की प्रक्रिया पर उठाए सवाल। बताया 4 में से 3 पैरामीटर बच्चों के स्वास्थ्य से है संबंधित और लिए गए सैंपल साइज पूरे देश का नहीं करता प्रतिनिधित्व। प्रधानमंत्री सोमवार को करेंगे किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने दी जानकारी। असम में बारिश से हुए नुकसान का आकलन कर रही है राज्य सरकारें। किसानों को दिया आश्वासन, मदद का भरोसा। एशियाई तटरक्षक एजेंसी की 18वीं बैठक नई दिल्ली में। रक्षा मंत्री ने समुद्री सुरक्षा व हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने पर दिया जोर। स्वतंत्र नौवहन के लिए भारत प्रशांत के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा नेता अमित शाह ने हिमाचल के लिए किया पार्टी का चुनावी अभियान शुरू। सिरमौर में की जनसभा, जनता से की अपील, दोबारा चुने भाजपा की सरकार। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साई बाबा की रिहाई अटकी। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले को बताया संगीन। साई पर माओवादी संगठनों से संबंध रखने के हैं आरोप। शोपियां में आतंकवादियों ने की एक कश्मीरी पंडित की हत्या। आतंकी संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने ली जिम्मेदारी। उपराज्यपाल ने की घटना की निंदा, किया आश्वस्त दोषियों को मिलेगी सजा। और खेलों में 7वीं बार महिला एशिया कप का खिताब भारतीय टीम के नाम। T20 फॉर्मेट में श्रीलंका ने दिया था 66 रन का लक्ष्य। भारत ने 8 ओवर और 3 गेंदों में ही 2 विकेट के नुकसान पर की जीत दर्ज। आइए अब करते हैं शुरुआत, विस्तार से देखते हैं खबरें। और शुरुआत आज की बड़ी खबर से। देश की न्यायिक व्यवस्था आम जन के लिए हो सुगम, हर जन तक पहुंचे न्याय। आज कानून मंत्रियों और सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भरोसेमंद और त्वरित न्याय व्यवस्था का आह्वान करते हुए सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों और नई पहल का तो जिक्र किया ही, साथ ही कानून की भाषा को सहज और सरल बनाए जाने पर भी जोर दिया। देश के कानून मंत्रियों और सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री ने वर्चुअली संबोधित किया। सम्मेलन गुजरात के एकता नगर यानी केवड़िया में चल रहा है। प्रधानमंत्री ने न्याय में देरी की चुनौती को कैसे कम किया जाए उस दिशा में काम करने का आह्वान किया। उन्होंने लोक अदालतों और ई कोर्ट की नई पहल को और अपनाए जाने पर जोर दिया। जब न्याय व्यवस्था समाज के साथ साथ विस्तार लेती है, आधुनिकता को अंगीकार करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति उसमें होती ही है, तो समाज में जो बदलाव आते हैं वो न्याय व्यवस्था में भी दिखते हैं। टेक्नोलॉजी किस तरह से आज न्याय व्यवस्था का भी अभिन्न अंग बन गई है, इसे हमने कोरोना काल में भी देखा है। आज देश में ई कोर्ट्स मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्चुअल
हियरिंग और वर्चुअल पेशी जैसी व्यवस्थाएं अब हमारे लीगल सिस्टम का हिस्सा बन रही है। इसके अलावा केस की ई फाइलिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देश में 5G के आने से इन व्यवस्थाओं में और भी तेजी आएगी और बहुत बड़े बदलाव इसके कारण अंतर्निहित है, होने ही वाले हैं। इसलिए हर एक राज्य को इसे ध्यान में रखते हुए अपनी व्यवस्थाओं को अपडेट और अपग्रेड करना ही पड़ेगा। हमारी लीगल एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के हिसाब से तैयार करना भी हमारी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने देश के अमृत काल में एक समर्थ राष्ट्र और समरस समाज के लिए संवेदनशील न्याय व्यवस्था को अनिवार्य शर्त बताया। उन्होंने आंतरिक सुधारों की प्रक्रिया को भी आज की जरूरत करार दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते 8 साल के दौरान मौजूदा केंद्र सरकार ने किस तरह अप्रासंगिक हो चुके 1500 कानूनों और 32,000 से ज्यादा कंप्लायंस को हटाया है। देश के लोगों को सरकार का अभाव भी नहीं लगना चाहिए और देश के लोगों को सरकार का दबाव भी महसूस नहीं होना चाहिए। सरकार का दबाव जिन भी बात से बनता है उसमें अनावश्यक कानूनों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। बीते 8 वर्षों में भारत के नागरिकों से सरकार का दबाव हटाने पर हमारा विशेष जोर रहा है। आप भी जानते हैं कि देश ने 1,500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। इनमें से अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे हैं। इनोवेशन और ईज ऑफ लिविंग के रास्ते से कानूनी अड़चनों को हटाने के लिए 32,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस भी कम किए गए हैं। ये बदलाव जनता की सुविधा के लिए है और समय के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ जस्टिस के लिए समीक्षा को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि कानून बनाते वक्त ये तय हो जाना चाहिए कि कानून अगले कितने वर्ष तक प्रभावी होगा और उसके बाद समीक्षा जरूरी हो जाती है। उन्होंने कानून की भाषा सरल रखने, न्याय की प्रक्रिया के प्रति आम आदमी की समझ बढ़ाए जाने वाले विकल्पों को अपनाए जाने का भी आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस महत्वपूर्ण खबर पर न्यूज नाइट के अगले हिस्से में करेंगे चर्चा भी, लेकिन उससे पहले आइए रुख करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद सोसाइटी का गठन 2019 में किया गया था। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहे न्यूज नाइट। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम इस महोत्सव में भाग लें। मैं एक वकील हूँ। हमारा जीवन देश के नागरिकों को इंसाफ और न्याय दिलवाने में बीतता है, पर अब हम उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ उन सड़क पर रहते हुए बच्चों की जिन्हें आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। सड़क पर रह रहे बच्चों की मदद हम व्यक्तिगत क्षमता में, प्रोफेशनल के रूप में या किसी संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रोफेशनल सेवा देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए जैसे लीगल सेवा, मेडिकल सेवा, शिक्षा देने की सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया,
यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सोमवार 17 अक्टूबर का दिन रहेगा देश के किसानों के नाम, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी करेंगे। देश के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 16,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे जाएंगे। साथ ही कृषि के लिए स्टार्टअप सम्मेलन का भी शुभारंभ होगा और एक राष्ट्र एक उर्वरक कार्यक्रम भी शुरू होगा और किसानों के लिए लॉन्च होगी ई पत्रिका। बेमौसम असामान्य बारिश को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकारें बेमौसम अतिवृष्टि से हुए अत्यधिक नुकसान वाले क्षेत्र का आकलन कर रही हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच 17 अक्टूबर को किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने जानकारी दी कि दिल्ली के पूसा में प्रधानमंत्री मोदी ये किस्त जारी करेंगे। देश के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में सीधे 16,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। 17 और 18 अक्टूबर को कृषि मंत्रालय 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में अंतरित करेंगे। सम्मेलन की खास बात यह है कि उसमें देश भर से कृषि स्टार्टअप भी शामिल हो रहे हैं। मोदी सरकार के प्रोत्साहन के चलते खेती बाड़ी में भी नए नए स्टार्टअप्स सामने आ रहे हैं। ऐसे तमाम स्टार्टअप्स इस सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। ये सम्मेलन देश भर के 13,500 किसानों और 1,500 एग्री स्टार्टअप्स को एक मंच पर लाएगा। 2014 में जब हम लोग आए थे तब लगभग 80 और 100 स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आज लगभग 2,000 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। इन स्टार्टअप्स को 5 लाख से 25 लाख तक की समर्थन भी दिया जाता है और हमारी कोशिश है कि आने वाले कल में ये स्टार्टअप्स की संख्या 10,000 हो। 2 दिन के किसान सम्मेलन में एक राष्ट्र एक उर्वरक कार्यक्रम, भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत भारत यूरिया बैग की भी शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे। कृषि समृद्धि केंद्र की शुरुआत भी देश के कई जगहों पर की जाएगी। गौरतलब है कि अब तक किसान सम्मान निधि के 11 किस्तों के जरिए किसानों के खाते में कुल 2 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की रकम दी जाती है, यानी सालाना 6,000 रुपए किसानों को मिलते हैं। किसान सम्मान निधि से किसानों को खेती बाड़ी के काम के लिए जरूरी रकम मिलने से काफी राहत मिल रही है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने सिरमौर में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी हिमाचल प्रदेश के कैंपेन और चुनावी गीत हिमाचल की पुकार, फिर भाजपा की सरकार का भी शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिरमौर में आयोजित एक आम जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हाटी समुदाय पिछले 55 सालों से जनजातीय होने की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने हाटी समुदाय को जनजातीय समुदाय का दर्जा देने का काम किया। इस पहाड़ी के इस ओर एक भाई ट्राइबल नहीं है और उस ओर एक भाई ट्राइबल है। बेटी यहां से वहां जाती है तो ट्राइबल बनता है भांजा और मामा ट्राइबल नहीं होता है। ये किस प्रकार का अन्याय है और 55 साल से यह अन्याय चल रहा था, कोई सरकारों ने नहीं सुना। हाथी समुदाय को जनजाति का दर्जा देना है मित्रों, और मोदी जी की एक
दृष्टि पड़ गई और आप सभी को जनजाति का दर्जा। तटरक्षक मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को लागू करने और समुद्री सुरक्षा के लिए कानून बनाने के देश के संकल्प को राजनाथ सिंह ने आज दोहराया और रक्षा मंत्री ने इस मौके पर यह भी कहा कि भारत अन्य देशों के साथ सहयोग तंत्र स्थापित करने और समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण में सहयोग करने में विश्वास रखता है। नई दिल्ली में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 18वीं बैठक में रक्षा मंत्री ने समुद्री गतिविधियों, समुद्री सुरक्षा और देशों के बीच और अधिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। We have always believed that the oceanic space should be respected as a global common for the benefit of all humanity in an environmentally sustainable way. In particular, we stand for open, free, rule-based maritime borders in Indo-Pacific, in which no nation, howsoever big, may be allowed to appropriate the global common or exclude others from its fair use. With that in view, we are always ready and forthcoming to work with all the like-minded partner countries across various forums. गुजरात गौरव यात्रा के चौथे दिन केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुजरात के सुरेंद्रनगर और वढवाण में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। ध्रांगधरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सरदार पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार सरोवर डैम बनवाया, जिससे राज्य का विकास हो रहा है। सरदार पटेल इतने बड़े नेता थे कि उनके आगे कोई टिक नहीं पाता था, खड़ा नहीं हो पाता था, लेकिन उसके बावजूद भी वर्षों वर्षों तक कांग्रेस ने सरदार पटेल को वो मान सम्मान नहीं दिया। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, सरदार सरोवर डैम बनाने का प्रयास किया तो केंद्र की कांग्रेस सरकार ने रुकावटें पैदा की, क्योंकि सरदार पटेल के नाम पर था। कहीं गांधी परिवार के नाम पर होता तो रातों रातों परमिशन मिल गई होती, लेकिन नरेंद्र मोदी के घर पर बैठने वाले ने लगातार काम किया और देश का सबसे बड़ा डैम सरदार सरोवर डैम बनाने का काम भी किया है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सुरेंद्रनगर की जनसभा में भी देश में कांग्रेस के 70 साल के शासन को लेकर जमकर हमला बोला। यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। कांग्रेस ने 70 साल में जाकर 3 करोड़ पक्के मकान बनाए, मोदी जी ने 8 साल में 3 करोड़ पक्के मकान बनाकर गरीबों को देने का काम किया है। 12 करोड़ शौचालय गरीब बेटियों को, माताओं को बनाकर दिया, तो हर गांव हर घर को बिजली का कनेक्शन दिया। 45 करोड़ बैंक खाते खुलवाए, तो 31,000 करोड़ रुपया आपदा के समय बहनों के खाते में सहायता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने डलवाए। बहनों के खाते में पैसे भी डलवाए, खाते भी खुलवाए, तो साथ ही साथ रसोई गैस के सिलेंडर 9 करोड़ भी दिलाए और गुजरात में 35 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन और 6 लाख से ज्यादा पक्के मकान तो केवल शहरों में ही बना कर दिए गरीबों के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने दिए हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आईपीओ सम्मेलन और वार्षिक आईपीओ पुरस्कार समारोह के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने वार्षिक आईपीओ पुरस्कार भी प्रदान किए। अपने संबोधन में पीयूष गोयल ने कहा कि अगर हम भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं तो हमें सामूहिक कर्तव्य भावना से आगे बढ़ना होगा। कर्तव्य भावना यह हम सबका सामूहिक दायित्व है। It is our collective responsibility that if we want to develop country, that was the first commitment to the nation, then we are all equally a part of that journey, part of that story. The day we encourage any such activity, we are hurting India. We are hurting our children. We are hurting the future of India. और अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के शोपियां जिले में एक कश्मीरी पंडित की आज एक बार फिर टारगेट किलिंग की गई। आतंकवादियों का कायराना चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ।
मरने वाले की पहचान पूरन किशन भट्ट के रूप में हुई है। हत्या की जिम्मेदारी कश्मीर फ्रीडम फाइटर ने ली है। पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रशासन ने जानकारी दी है कि क्लस्टर में सुरक्षा व्यवस्था थी, लेकिन चूक कैसे हुई इसकी जांच की जा रही है। वहीं इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश की जा रही है। देखिए, उसकी पूरी जांच चल रही है। ठीक है, जो ये प्राइमरी रिपोर्ट हुआ है कि कोई अननोन मिलिटेंट है, उन्होंने गोली चलाई है और इसकी पूरी जांच की जा रही है। कोई बख्शा नहीं जाएगा। और उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो जम्मू में हैं, तो इसलिए बॉडी वहाँ भेजी जा रही है उनकी डिमांड पर, और लास्ट राइट्स वहीं परफॉर्म होंगे और ये पूरा उनके साथ कंसल्टेशन में डिसीजन लिया गया है। मध्य प्रदेश देश के इतिहास में ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां मेडिकल का पाठ्यक्रम मातृभाषा में उपलब्ध होगा। रविवार को राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में देश के गृह मंत्री अमित शाह एमबीबीएस की किताबों का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर एक नया इतिहास रचने जा रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कल भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर एमबीबीएस प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों का विमोचन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गांधी मेडिकल कॉलेज में बने मंदार वॉर रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं को पढ़ाई का माध्यम बनाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। विश्व पटल पर हमारी प्रतिभाएं अपनी मातृभाषा से स्थापित हो सके, इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश में चिकित्सा एवं अभियांत्रिकी की शिक्षा हिंदी माध्यम से देने की पहल की गई है। हमारी मातृभाषा में हम मेडिकल की शिक्षा भी दे सकें, तो देश में सबसे पहले हमने किया है। मूल विषय है कि जो असंभव था वो संभव हो गया। अब हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में भी होगी। दिन और रात हम मेहनत हुई है, कई लोगों ने अपने आप को झोंका है, खपाया है और एक तरह से यहाँ यज्ञ किया है। ऐसा मंथन हुआ जिसमें से अब हिंदी का अमृत निकल रहा है। इसलिए मैं इस टीम से मिलने और इनको बधाई देने आज यहाँ आया था। ये स्थान भी ऐतिहासिक हो गया है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग लगातार लाल परेड ग्राउंड पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 16 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एमबीबीएस कोर्स की पढ़ाई की किताबों का विमोचन करने के साथ ही ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। 16 अक्टूबर रविवार को देश के इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश वो राज्य बनने वाला है जो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करेगा। हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों से हम हिंदी की पढ़ाई शुरू करवा रहे हैं। हमारी जो हिंदी की किताबें हैं उनका विमोचन होगा। मेडिकल की फर्स्ट ईयर की देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश की सरकार ने ये एक बड़ा काम किया है और आजादी के अमृत महोत्सव पर मध्य प्रदेश सरकार का ये देश के हिंदी भाषी छात्रों को एक बड़ी सौगात है। मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने का मोदी सरकार कदम उठा रही है और मध्य प्रदेश के द्वारा हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत इस दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहें न्यूज नाइट। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर रुख कर लेते हैं हमारी आज की चर्चा के विषय का, जिसमें हम बात करने वाले हैं देश में किस तरीके की होनी चाहिए न्याय व्यवस्था, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया और कुछ बड़े बिंदु सामने रखे। ऐसे में सबसे पहले हम आपको रूबरू करवाना चाहेंगे उन तमाम तथ्यों से कि किस तरीके से सरकार न्यायिक व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव को लेकर काम भी कर रही है और कुछ नई पहल भी कर रही है। ऐसे में क्या कुछ कहते हैं आंकड़े और तथ्य रखते हैं आपके सामने, क्योंकि देश की न्याय व्यवस्था बदल भी रही है और जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे ही ये व्यवस्था भी बदल रही है, क्योंकि सरकार की यही कोशिश है
कि जैसे हम ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, इसी तरीके से अब सरकार का कहना है कि न्यायिक सुगमता भी आम जन को मिलनी चाहिए। तो यानी कि व्यापार सुगमता, जीवन सुगमता के साथ साथ न्यायिक सुगमता भी हर नागरिक तक सुलभ होनी चाहिए। ऐसे में 15,000 से ज्यादा कानून सरकार ने पिछले 8 सालों में निरस्त किए हैं, लेकिन साथ ही साथ 32,000 अनिवार्य प्रक्रियाओं में भी छूट दी गई है। ऐसे में एक और बड़ी बात जो आज सामने रखी गई वो ये कि विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता पर सरकार जोर दे रही है और इसके मद्देनजर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में भी 3 बार संशोधन किया जा चुका है। तो वही मीडिएशन बिल भी राज्यसभा में इस वक्त लंबित है और यही नहीं बल्कि 2021 इस साल में कानून साक्षरता के लिए भी पूरे भारत में आउटरीच अभियान की भी शुरुआत हुई है। लेकिन साथ ही साथ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको हम नालसा के तौर पर जानते हैं, कमजोर वर्गों तक मुफ्त कानूनी सेवाएं पहुंचाने का काम कर रही है नालसा, जो राज्यों में इन एजेंसी संस्थाओं के माध्यम से इस काम को आगे पहुंचा रही है। साथ ही साथ लोक अदालतों की बात करते हैं आपके सामने, कैसे ये सफल साबित हो रही है। इसका एक उदाहरण आपके सामने है कि राष्ट्रीय लोक अदालत जो 13 अगस्त को आयोजित की गई, उसमें आंकड़े दिखाते हैं कि 26 लाख लंबित मामलों को सुलझा दिया गया। 82 लाख मामले ऐसे हैं जिन्हें मुकदमे के पूर्व ही हल कर दिया गया। यह आंकड़े दिखाते हैं कि लोक अदालतें कितनी सफल हो रही हैं। लेकिन साथ ही न्याय व्यवस्था कैसे सुलभ हो, इसको लेकर भी कदम उठाए गए हैं कि 2017 में ही प्रो बोनो लीगल सर्विसेज प्रोग्राम की शुरुआत हुई। ऐप के जरिए टेली लॉ यानी फोन के माध्यम से ही कानूनी सेवाएं आम जन तक पहुंचाने के जरिए ऐप के माध्यम से पहुंचाने की कोशिशें शुरू हुई। इन्हीं कोशिशों में आगे भी बढ़कर न्याय बंधु कार्यक्रम, जो मुकदमे से पहले परामर्श देने का काम करता है, और वहीं अगर हम इसको देखते हैं तो इस कार्यक्रम के तहत, न्याय बंधु कार्यक्रम के ही तहत अगस्त 2022 तक 1,91,000 से ज्यादा लाभार्थी कानूनी सलाह ले चुके हैं, यानी काम कर रहा है यह कार्यक्रम। वहीं अगर हम आगे बढ़े तो देखते हैं कि न्याय मित्र जैसा कार्यक्रम, जहां 15 वर्ष से ज्यादा समय तक अगर कोई लंबित मामला है तो जिला स्तर पर उसका निस्तारण किया जाता है। तो तमाम ऐसी पहल, नई पहल, जिनके माध्यम से न्याय व्यवस्था को सुलभ, सहज, सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं हम देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तकनीक का माध्यम, क्योंकि टेक्नोलॉजी को न्यायिक व्यवस्था को सरल बनाने में इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ही डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्ट लॉन्च किया है और इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जितने भी सुप्रीम कोर्ट के अदालती आदेश हैं वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे होता यह है कि आपको आदेश की कॉपी की वेट नहीं करनी होती, त्वरित क्रियान्वयन संभव हो पाता है। तो पूरे देश में साथ ही साथ ई कोर्ट योजनाएं लागू करने के लिए भी सरकार कदम उठा रही है। अब तक देश भर में 18,735 कंप्यूटराइज्ड जिला और निचली अदालतें भी इनमें शामिल हैं, ये कंप्यूटराइज हो चुकी हैं। और यही नहीं बल्कि जो जो अदालतें कंप्यूटराइज हो रही हैं उन्हें राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि जो भी यहां तथ्य हैं, जो भी मामले हैं, जो भी फैसले हैं इत्यादि हैं, उन सबको देश भर की संस्थाएं इस्तेमाल कर सके। यही नहीं बल्कि इससे आगे बढ़कर भी कदम उठाते हुए एक बड़ी पहल की गई है कि एक नेटवर्क ग्रिड बनाया गया है, जिसके तहत अदालतें, पुलिस, जेल, जो फोरेंसिक लैब्स हैं, उन सब के बीच में सूचनाओं का निर्बाध हस्तांतरण हो सके, ट्रांसफर हो सके इंफॉर्मेशन, जिससे भी कानून व्यवस्था को लागू करने में सहायता मिल पाएगी। इसके अलावा अगर हम कुछ और व्यवस्थाओं की बात करें तो ई कोर्ट्स सर्विसेज, ये मोबाइल ऐप आप गूगल के प्ले स्टोर पर जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको आपके केस को लेकर तमाम जानकारी, स्टेटस क्या है, केस रजिस्टर करना है इत्यादि, फैसले की जानकारी इत्यादि, वो सब यहां मिल पाएगी। अभी तक 1,29,00,000 डाउनलोड्स इसके हो चुके हैं, जो इसकी सफलता भी दिखाता है। इसके साथ साथ हम जानते हैं कैसे कोविड काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा अदालतों में शुरू हुई और अब तक 3,240 अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा इस वक्त चल रही है, लेकिन और से ज्यादा अदालतों के इसे पहुंचाने के लिए भी काम शुरू हो गया है। एक बड़ी बात जो आज पीएम ने कही वो ई फाइलिंग को लेकर, कि आप अपना केस ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, और इसको लेकर भी कैसे व्यवस्था काम कर रही है कि 31 जुलाई तक की 2,95,000 मामले उच्च न्यायालय में ई फाइल किए गए हैं। वहीं जिला और तालुका अदालतों की, निचली अदालतों की बात करें तो वहां 4,41,000 से ज्यादा मामले ई फाइल किए गए हैं, यानी ऑनलाइन रजिस्टर इन मामलों को किया गया है। ऐसे व्यवस्था बदल रही है। एक बड़ी बात की बहुत लंबी देर तक लंबित रहते हैं मामले, उसको लेकर ही जो महत्वपूर्ण मामले हैं उनको लेकर फास्ट ट्रैक अदालतें भी काम कर रही हैं। आंकड़े देखें तो 31 मई तक 892 फास्ट ट्रैक अदालतें जो इस वक्त चल रही हैं, जहां पर महिला और बच्चों को लेकर जो आपराधिक मामले हैं उनके लिए ये फास्ट ट्रैक अदालतें काम कर रही हैं। तो वहीं अगर हम आगे बढ़े तो हम पाते हैं कि
जुलाई तक 1,08,000 मामले इन 892 फास्ट ट्रैक अदालतों में निपटाए जा चुके हैं। वहीं चाहे हम दुष्कर्म के मामलों की बात करें या पॉक्सो के तहत जो मामले दर्ज किए गए उनकी बात करें, तो विशेष तौर पर ऐसे मामलों के लिए 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स के लिए भी विशेष स्कीम लाई गई है, जिसके तहत इन अदालतों का भी गठन किया जाएगा। तो सरकार हर तरीके से कोशिश कर रही है कि जो न्यायिक व्यवस्था है उसके तहत सभी नागरिकों तक ये पहुंचे और समय पर उनको न्याय सुनिश्चित हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार काम कर रही है। लेकिन इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष, करेंगे इसी विषय पर चर्चा। हमारा विशेष कहता है त्वरित न्याय, सबको न्याय का लक्ष्य। यह है हमारा आज का विशेष, क्योंकि इसी लक्ष्य के साथ सरकार काम कर रही है और इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो कहता है त्वरित न्याय, सबको न्याय का लक्ष्य, जिसके लिए चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं श्री पीके मल्होत्रा, जो भारत सरकार में पूर्व विधि सचिव रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत मल्होत्रा जी आपका। हमारे साथ जस्टिस डॉक्टर सतीश चंद्र भी जुड़े हुए हैं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं। बहुत बहुत स्वागत जस्टिस चंद्रा आपका भी। जस्टिस चंद्रा, अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि जो अदालतें हैं उनको लेकर एक आम जन क्या चाहता है? एक आम जन यही चाहता है कि अगर वो अदालत का दरवाजा खटखटाए तो उसको न्याय समय पर उसके जीते जी मिल सके, और अगर उसके पास पैसा कम है तो उसकी जेब के लिहाज से उसको बेहतरीन कानूनी सलाह भी मिलनी चाहिए। क्या ये संभव होता नजर आ रहा है आपको? संभव हो सकता है। आपने जो अभी जितने डेटा दिखाए हैं उससे पता लगता है कि भारत सरकार कितना सीरियस है न्याय दिलाने में, त्वरित न्याय दिलाने में। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बनता है कि उसको सुलभ और सस्ता न्याय मिले, क्योंकि आज का जो हमारा भारतीय नागरिक है, आम नागरिक है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लिटिगेशन में अच्छे वकीलों को दे सके या 51 लाख रुपए पर दे सके फीस के। तो उनको जो है सस्ता और सुलभ न्याय मिलना चाहिए, और इसके लिए आप देखिए ये ना होने के कारण ही हमारे यहाँ है, सब कुछ होते हुए भी, कि आज 4 करोड़ से ज्यादा की पेंडेंसी पेंडिंग पड़ी हुई है। और ये जो पेंडेंसी है 4 करोड़ की, ये क्यूरेबल है। इसका मतलब ये नहीं कि इनक्यूरेबल है। इसको अगर थोड़ा सा भी मेहनत की जाए, कुछ भी किया जाए, तो इसको पेंडेंसी को कम किया सकता है। उससे हमारे यहाँ क्या होगा कि हम आम आदमी का जो है जुडिशरी के अंदर फेथ बना रहेगा, उसके अंदर विश्वास बना रहेगा, और उसके अंदर वो चाहेगा कि भाई मैं जुडिशरी के अंदर जाऊं ताकि मुझे सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय मिल सके। चंद्रा, अभी हाल ही में हाईकोर्ट के ही एक जज ने इस बात की टिप्पणी की थी कि जो लीगल फीस होती है विशेषकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वो इतनी ज्यादा होती है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे को हायर करना है कोई एडवोकेट हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो मैं भी नहीं कर सकता, इतनी ज्यादा फीस होती है। क्या लीगल फीस की रैशनलाइजेशन को लेकर भी कोई सोच आती है? क्योंकि एक आम जन सिर्फ उम्मीदों से अदालत की ओर देखता है, लेकिन उसकी जेब उसको इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो मामले को आगे बढ़ाए, निचली अदालतों से आगे बढ़े और न्याय पाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आज की तारीख में मुझे भी किसी एडवोकेट को एंगेज करना पड़ेगा तो शायद मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं उसकी फीस दे सकूं। अच्छे एडवोकेट के लिए जो भी है, तो उनकी डिमांड ज्यादा है और उनके लिए जो है उनका नेचुरली उनकी फीस भी बहुत ज्यादा है। और आप देखें कि उसी का जो प्रोसीजर है या जो भी कुछ है वो हमारे यहाँ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि स्लेवरी टाइम के लॉ को हटा दिया जाए, तो आप सीपीसी को क्यों नहीं हटा पाते, सिविल प्रोसीजर कोड को क्यों नहीं हटा पाते, जो कि इसके अंदर इतना कॉम्प्लिकेशन है। आप उसका 151 सेक्शन ही देख लें, उसके अंदर वो डिले करता रहता है। एक आदमी है, उसके अंदर एक मौकिल, वो एक एप्लीकेशन डालता है, उसके डिस्पोजल में 6 महीने लगते हैं, फिर दूसरी डाल देता है, तो मेन सूट तो चल ही नहीं पाता है। तो अगर हम उसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो थोड़ा सा हमारा फास्ट हो जाएगा, और जब फास्ट होगा तो फिर डिमांड एंड सप्लाई की वजह से मैं सोचता हूं कि फीस भी कम हो जाएगी और उनको जो है न्याय मिलने में। आपके इस बात पर मल्होत्रा जी से ही जवाब लेते हैं। मल्होत्रा जी, जिस कानून की ये बात कर रहे हैं कि इसको हटा क्यों नहीं दिया जाता, क्या सरकार इन मुद्दों से वाकिफ है तो सरकार कदम क्यों नहीं उठाती? देखिए ममता जी, ये कहना कि सीपीसी को हटा दिया जाए अपने आप में मैं समझता हूं एक डिबेट का विषय है। सीपीसी को हटाने से क्या सिस्टम में सुधार आ जाएगा? सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि उसके जो प्रोविजंस हैं, जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या उसके इम्प्लीमेंटेशन में जजेस के पार्ट पर या एडवोकेट्स के पार्ट पर कुछ खामियां हैं? अगर वो खामियां हैं तो उनको दूर किया जाए और सीपीसी के प्रोसीजर को सिंपल किया जाए। इसके लिए समय समय पर सीपीसी में व्यवस्था में पहले भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं। मैं अपने दर्शकों की जानकारी में लाना चाहूंगा, जब कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 में पास किया गया तो कमर्शियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक सीपीसी के बहुत सारे प्रावधानों को अमेंड किया गया,
ताकि जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं उनका डिस्पोजल निपटारा जल्दी से हो सके और पार्टीज या एडवोकेट्स अननेसेसरली एडजॉर्नमेंट नहीं ले। मैं समझता हूं जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अगले 25 सालों में हम ये चाहते हैं कि हमारा देश एक ऐसी स्थिति में आ जाए जहां ना केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है, ईज ऑफ लिविंग की बात और ईज ऑफ जस्टिस की भी बात हो, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री जी ने विधि मंत्री और विधि सचिवों के सम्मेलन में अपने विचार रखे और उनको एक गाइडलाइन दी। मैं समझता हूं उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। जब हम जुडिशियल रिफॉर्म की बात करते हैं तो जुडिशियल रिफॉर्म केवल जुडिशरी, जजेस और कोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही कन्फाइंड नहीं है। जब हम जुडिशियल रिफॉर्म की बात करते हैं तो उसमें लीगल एजुकेशन के रिफॉर्म की भी बात आएगी और एडवोकेट्स का जो प्रोफेशन है उसमें रिफॉर्म की बात आएगी, जेल रिफॉर्म्स की बात भी है। और प्रधानमंत्री ने इस बात को बहुत अच्छे से बताया कि एक स्टेट को और एग्जीक्यूटिव को अंडर ट्रायल्स को लेकर के एक ह्यूमन अप्रोच रखनी चाहिए। वो ह्यूमन अप्रोच कहीं ना कहीं लैक करती है और उसको आज प्रधानमंत्री ने हाईलाइट किया। मैं समझता हूं जब विधि मंत्री और विधि सचिव, क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट भी कानून बनाती है और केंद्र भी कानून बनाता है, उनमें समन्वय होना चाहिए। उसके लिए ये स्टेप जो लिया गया और जो विधि मंत्रालय ने कॉन्फ्रेंस की है जिसको प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया, मैं समझता बहुत अच्छा स्टेप है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और विधि मंत्रालय के द्वारा चीफ जस्टिस और चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस रेगुलरली होती रही है, लेकिन विधि मंत्री और विधि सचिवों की कॉन्फ्रेंस इस तरह से नहीं हुई है। जब एक प्लेटफॉर्म पे ये सब लोग आकर बात करेंगे और जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को लेकर के जहां जहां डिफिकल्टी आ रही है उसको रिमूव करने के लिए जब वो काम करेंगे तो मैं समझता हूं आम नागरिक को, जो नागरिक स्टेट का नहीं है वो इस देश का नागरिक है, ही सिटीजन ऑफ इंडिया, उस सिटीजन ऑफ इंडिया को लॉज के ऊपर और क्लैरिटी आएगी और लॉज की इंप्लीमेंटेशन में एग्जीक्यूटिव में एक समन्वय बनेगा। जी मल्होत्रा जी, जैसा आपने मुद्दा उठाया है, जाहिर है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस से बहुत सारी सोच सामने आएंगी और समन्वय बनाने में सहायता मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ जैसे आपने अंडर ट्रायल्स की बात की तो प्रधानमंत्री ने इस बात को सामने रखा कि हमें एक ह्यूमन अप्रोच, लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि बहुत सारे अंडर ट्रायल्स या विचाराधीन कैदी जो जेलों में बंद हैं उनके पास पैसा ही नहीं होता कि वो अपनी जमानत दे सके, इसलिए वो जेल में ही बंद रह जाते हैं या वो अपना मामला लड़ सके। क्या प्रो बोनो जैसी सर्विसेज, हालांकि 2017 में प्रो बोनो सर्विसेज शुरू की गई, यानी उनको ऐप के माध्यम से टेली परामर्श दिया जा सके इत्यादि, लेकिन क्या देश में, हम विदेशों में भी देखते हैं प्रो बोनो सर्विसेज दी जाती हैं, क्या हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आ सकती कि इतनी सारी लीगल फर्म्स काम करती हैं, इतने बड़े बड़े एडवोकेट्स काम करते हैं, क्यों नहीं उनके लिए प्रो बोनो एक कंडीशन लगा दी जाए? क्या यह संभव है? ममता जी, ऐसा नहीं है कि आज हमारे देश में प्रो बोनो सर्विसेज नहीं मिल रही हैं। सरकार की ओर से भी इस तरफ कदम उठाए गए हैं और जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है जिसके अंदर लोक अदालत का गठन किया जाता है और लोक अदालत में केसेस सुने जाते हैं, उसमें स्टेट लेवल पर, सेंटर के लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है। और इन लीगल सर्विस अथॉरिटी को अगर कोई भी व्यक्ति अप्रोच करता है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है तो एडवोकेट की सर्विस इस लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है और उनको लीगल असिस्टेंस भी दी जाती है। समस्या वहां आती है कि अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मेरे केस लड़ने के लिए मुझे केवल टॉप का लॉयर चाहिए और उस टॉप के लॉयर की फी मैं अफोर्ड नहीं कर पाता हूं, क्योंकि नॉर्मली वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के केसेस करते हैं, ऐसे लोगों के केसेस करते हैं जो फीस को अफोर्ड कर सकते हैं। समस्या वहां आती है। जहां तक आपने रेगुलेशन की बात की है और प्रो बोनो सर्विस की बात की है, मैं समझता हूं ये हमारा जो एक लीगल प्रोफेशन है, ये लीगल प्रोफेशन की एक ड्यूटी बनती है कि वो एडवोकेट जो उनसे अर्न करते हैं, जो पेइंग कैपेसिटी रखते हैं, उनसे अर्न करने के बाद के अपना कुछ समय उन लोगों के लिए भी निकालें जो कोर्ट की सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या उनकी फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इस चीज में बैलेंसिंग की जरूरत है और इसके लिए मैं समझता हूं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक स्टेप लेना चाहिए और इस तरह की चीजों को मैंडेटरी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कोई एडवोकेट एक्ट के अंदर काम करती है उसको इसको लेकर के विचार करना चाहिए कि जो सीनियर एडवोकेट हैं उनको मैंडेटरी किया जाए कि वो अपना कुछ समय जो है वो प्रो बोनो सर्विस के लिए करेंगे। और जहां तक आम आदमी की बात है, अगर उसको कोई सुविधा चाहिए तो वो लीगल सर्विस अथॉरिटी को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर
और नेशनल लेवल पर अप्रोच कर सकता है। और सबसे जो कंसोलेशन का विषय है वो ये है कि ये लीगल सर्विस अथॉरिटी का कंट्रोल जुडिशरी स्वयं करती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट जज इसका हेड होता है। हाई कोर्ट लेवल पर सीनियर मोस्ट जज जिसको चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के नॉमिनेट करते हैं वो इसका इंचार्ज होता है। और सुप्रीम कोर्ट में नेशनल लेवल पर जो सेकंड जज सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको इसका चेयर में नॉमिनेट करता है। मैं समझता हूं ये लोक अदालत का प्रोसेस भी अच्छा चल रहा है और लीगल सर्विस अथॉरिटी का प्रोसेस भी अच्छा चल रहा है। और मल्होत्रा जी, आम जन तक भी इस जानकारी को बार बार मीडिया के जरिए भी पहुंचाने की कोशिश की जाती रही है कि विधिक प्राधिकरण आपको मुफ्त कानूनी अवसर देता है कि आप मुफ्त कानूनी सलाह या सेवा का इस्तेमाल कर सकें। जस्टिस चंद्रा, एक बात जो बार बार कही जाती है वो ये कि इतने सारे लंबित जो मामले हैं, क्योंकि तारीख पे तारीख ये हर कोई कहता है, लेकिन क्या किया जाए इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो ऐसे में ये बात बार बार कही जाती है कि जो वर्किंग आवर्स हैं या वर्किंग डेज हैं जुडिशरी के, उनको बढ़ाया जाना चाहिए। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट से रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही कहा जाता है कि सबसे ज्यादा छुट्टियां होती हैं इस हाई कोर्ट में। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जुडिशरी को भी इन मामलों पर गंभीरता से जिम्मेदारी लेते हुए कदम उठाना और सोचना चाहिए, जैसे प्रो बोनो को लेकर ही मल्होत्रा जी ने कहा? देखिए, जहां तक सवाल है जुडिशरी का, मेरे विचार से जजेस जो हैं, जनरली जजेस जो हैं वो ओवर टाइम करते हैं, काफी काम करते हैं और शायद उनको परिवार के लिए समय देने के लिए मिल ही नहीं पाता है क्या करें क्या नहीं करेंगे। और जैसे मैं शुरू में भी कहा था कि जो प्रोसीजर लाए उसको अमेंडमेंट किया जाए, उसको सिंप्लीफाई किया जाए और उसको देखा जाए क्या हो सकता है। और दूसरा यह है, जहां तक प्रमोशन ऑफ जजेस हैं उसको भी ध्यान में रखा जाए कि उसमें ये नहीं कि सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन दिया जाए, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी उसके हिसाब से भी उसको भी कहीं काउंट किया जाए कि अगर काम करने वाला जज है तो या जो उसका डिस्पोजल बहुत फास्ट है तो उसको प्रमोशन के लिए कंसीडर किया जा सकता है आउट ऑफ द टर्म। लेकिन जो बिल्कुल ही स्लो है उसके लिए हमारे यहाँ बहुत सारे हाई कोर्ट हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, वहां पर उनको पोस्टिंग की जा सकती है ताकि वो रेस्ट कर सकें। और मेरे विचार से जो इन चीज का पता करता है वो हमारे यहाँ नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जो है उससे पता लग सकता है कौन जज क्या कर रहा है और उसके जजमेंट की क्वालिटी क्या है। बिना उसको बताए आप देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं जजमेंट और उसको पता कर सकते हैं। उसके लिए कमेटी बनाई जा सकती है और देखा जा सकता है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो है उसके लिए अनदर ग्राउंड है कि उसके लिए उसको भी बनाया जाए और देखा जाए। और बाकी जहां तक है जजेस का थोड़ा प्रोसीजर, मैंने पहले भी कहा था सीपीसी को भी अमेंडमेंट किया जाए और जो प्रोसीजर ला है उसको भी देखा जाए। आपको याद होगा 2 साल पहले जो है हमारे दिल्ली के अंदर 26 जनवरी को एक लाल किले के ऊपर हंगामा हुआ था किसान एजिटेशन का। उसके कुछ केसेस हरियाणा में है, कुछ केसेस यूपी के अंदर है, कुछ केसेस दिल्ली के अंदर है। सबको एक जगह कंसोलिडेट करके उसको निपटाया जा सकता है। ऐसे ही मैट्रिमोनियल केसेस के बहुत सारे केसेस हैं, 498 में ये दूसरे केस में पड़ा है, क्रिमिनल में मैट्रिमोनियल केस दूसरे कोर्ट में पड़ा है, उन सबको कंसोलिडेट करके एक जज को ही दे दिया जाए और वो एक साथ निपट जाए उसमें। म्यूचुअल यानी बहुत सारे सुझाव आपकी तरफ से रखे जा रहे हैं और ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें भी इसी तरीके के सुझावों का आदान प्रदान होगा, जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ हल, कोई ठोस हल निकल पाएगा जो सबको स्वीकार्य भी हो और जो व्यवस्था के तहत काम भी कर सके। फिलहाल दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि न्यायिक व्यवस्था सबके लिए सुलभ सहज हो, सबको त्वरित न्याय मिल सके, ये संभव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहे न्यूज नाइट। तीन साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। Guided by the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi, the Ministry of Ayush is fully committed to digitize Ayush sector for the benefit of people. A range of digital platforms are developed to support professionals and public. The Ayush Information Hub offers authentic information under various categories such as education policy, drug policy, schemes, events, new trends and developments in the sector. Ayush Next is an interactive platform developed primarily for students and scholars. Ayush Soft is developed with a vision to convert classical Ayurvedic texts into comprehensive and authentic IT-based knowledge repository. In this phase, Ayurvignana, an Ayurvedic encyclopedia, and Shabdanidhi, a glossary of Ayurvedic terminology, have been made available for Ayurveda fraternity. Ayush GIS has been developed for mapping of facilities under categories such as health facilities, colleges,
doctors, students. It is a matter of great pride that these platforms have been launched by the Honorable Prime Minister. ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2022 भारत की छवि को धूमिल करने का एक कुत्सित प्रयास है। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2022 में भारत को 121 देशों में 107वें स्थान पर रखा गया है। भारत का कहना है कि यह सूचकांक भूख का एक गलत माप है और कार्यप्रणाली से जुड़े गंभीर मुद्दों से ग्रस्त है। सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले 4 संकेतकों में से 3 बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित हैं, जो पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। रिपोर्ट जमीनी हकीकत से अलग है। रिपोर्ट में कोविड महामारी के दौरान आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने जो भी प्रयास किए हैं, उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। यह सूचकांक 3000 की संख्या वाले एक बहुत छोटे नमूने के आकार पर किए गए हैं। मात्र 3000 का सैंपल लिया गया, जो एक जनमत सर्वेक्षण पर आधारित है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए एक छोटे से नमूने से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग करना न केवल गलत और अनैतिक है, बल्कि यह स्पष्ट पूर्वाग्रह का भी संकेत है। इस सबके बावजूद ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट का प्रकाशन खेदजनक है। भारत सरकार दुनिया में सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चला रही है। देश में कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने मार्च 2020 में ही लगभग 80 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न यानी चावल और गेहूं के वितरण की घोषणा की थी। लाभार्थियों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMJKAY के तहत भी प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न दिया जा रहा है। यह नियमित मासिक NFSA खाद्यान्न के अतिरिक्त था और अब तक इस योजना के तहत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्य सब्सिडी में ही 3,91,000 करोड़ रुपए की कीमत का लगभग 1,121 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न भी आवंटित किया है और इस योजना को दिसंबर 2022 तक बढ़ा भी दिया गया है। इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो रिपोर्ट पेश कर रही है, जाहिर है कि वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। और न्यूज नाइट में आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट ने माओवादियों से संबंध रखने के आरोपी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर GN साई बाबा समेत 6 आरोपियों की रिहाई पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत के अगले आदेश तक रिहाई पर रोक लगा दी गई है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट 8 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगा। केरल मानव बलि मामले में NHRC ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक केरल को नोटिस जारी करके 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। इसमें इस मामले की जांच की स्थिति और मृतकों के परिवारों को दिए गए मुआवजे के बारे में बताने को कहा गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने IREO प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने 1317.30 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। IREO रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी एक निजी इक्विटी फंड कंपनी है। मौसम विभाग के अनुसार 18 अक्टूबर के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और आसपास के इलाकों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने की संभावना है। ये पश्चिमी उत्तर पश्चिम की ओर, पश्चिम मध्य की ओर बढ़ेगा और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से सटे इलाके में निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। देश की सबसे बड़ी दूध निर्माता कंपनी अमूल ने दूध की कीमत में इजाफा कर दिया है। रविवार से अमूल के दूध 2 रुपए लीटर महंगे हो जाएंगे। मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई कीमतें रविवार से लागू हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अतीक अहमद द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई 2 और संपत्तियों को प्रयागराज प्रशासन कुर्क करने जा रहा है। अतीक पर गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई की गई है। संपत्तियों की कीमत करीब 34 करोड़ रुपए आंकी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार TMC विधायक और पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य के कार्यालय की तलाशी ली। इससे पहले 11 अक्टूबर को ईडी ने माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया था। पूरा मामला प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। म्यांमार से जानवरों की तस्करी का एक और मामला सामने आया है, जिसमें मिजोरम पुलिस ने मिजोरम के चम्फाई आबकारी
और नारकोटिक्स विभाग के साथ एक संयुक्त अभियान में 30 कछुए, 22 अजगर, 55 मगरमच्छ सहित अन्य प्रकार के 140 विदेशी जानवर और पक्षी बचाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी एयरफोर्स वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा विशेष अभियान निट्टाथॉन के समापन के अवसर पर मौजूद रहे, जहां लगभग 3000 महिलाओं ने सामूहिक रूप से 3 महीने की अवधि में 42,000 से अधिक ऊनी टोपी की बुनाई की है। बम निरोधक दस्ते ने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में बड़ियारा और कंबाथी गांव क्षेत्र के बीच बांदीपुरा सोपोर सड़क पर पाए गए आईईडी को निष्क्रिय किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर जेपी नड्डा ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब किया है। बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक कहा। बाइडेन ने ये टिप्पणी परमाणु हथियारों के भंडारण को लेकर कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच तालमेल नहीं है, इसलिए दुनिया के लिए ये बड़ा खतरा हो सकता है। डेमोक्रेटिक कांग्रेस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई। रूस यूक्रेन युद्ध अब परमाणु हथियारों के प्रयोग की धमकियों तक पहुंच गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की रक्षा के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी तक दे दी है। बढ़ते तनाव के बीच रूस और नेटो दोनों सालाना परमाणु अभ्यास की तैयारियों में लगे हैं। ऐसे में दुनिया भर में भय का माहौल है। रूस और नेटो के परमाणु अभ्यासों की तैयारियों के बारे में दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। रूस के जल्द ही अपने परमाणु बलों का बड़े पैमाने पर अभ्यास करने की उम्मीद है। हालांकि आमतौर पर रूस साल के इस समय के आसपास सालाना बड़ा परमाणु अभ्यास करता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा रूस की रक्षा के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की खुलेआम धमकी के साथ अमेरिका और नेटो समेत पश्चिमी जगत में चिंता देखी जा रही है। नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने ब्रुसेल्स में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमेशा की तरह गठबंधन रूस के वार्षिक परमाणु अभ्यास पर कड़ी निगाह रखेगा। रूस हर साल इस अभ्यास का आयोजन करता है। इसका कोड नेम ग्रोम है। ये आमतौर पर अक्टूबर के अंत में आयोजित किया जाता है। रूस इन अभ्यासों में अपने परमाणु सक्षम बम वर्षकों, पनडुब्बियों और मिसाइलों का परीक्षण करता है। नाटो का वार्षिक परमाणु अभ्यास स्टीडफास्ट नून अगले सप्ताह शुरू होगा। ऐसे में रूस के भी उसी समय के आसपास परमाणु अभ्यास करने की उम्मीद है। नाटो के 30 सदस्यों में से 14 के अभ्यास में शामिल होने की उम्मीद है। इसमें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लड़ाकू जेट शामिल होंगे। नाटो हर साल इस अभ्यास को अंजाम देता है। अभ्यास का कोड नेम स्टीडफास्ट नून है। बेल्जियम, नॉर्थ सी और ब्रिटेन के ऊपर से करीब 60 विमान प्रशिक्षण उड़ान भरेंगे। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि आगामी नवंबर में इंडोनेशिया में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत की कोई जरूरत नहीं है। आपको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से यह भी पूछने की जरूरत है कि क्या वह बातचीत के लिए तैयार हैं? मुझे लगता है उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बातचीत के लिए अभी कोई मंच नहीं है। वहाँ की मेरी यात्रा पर भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। रूस वहाँ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेगा। हमें अभी प्रारूप चुनना है। इस बीच अभी तक हमारा G20 सदस्यों से किसी के साथ किसी भी सीधी बातचीत का कोई कार्यक्रम नहीं है। दोनों पक्षों द्वारा परमाणु युद्धाभ्यास की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच कई देशों को डर है कि अगर रूस ने सच में परमाणु बम का प्रयोग किया तो तनाव बढ़ने के साथ ही स्थिति हाथ से निकल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर खेल जगत से, जहां से महिला क्रिकेट को लेकर खबर अच्छी है। बांग्लादेश के सिलहट में आयोजित एक महिला क्रिकेट एशिया कप में भारत ने अपने वर्चस्व को कायम रखते हुए श्रीलंका को 8 विकेट से मात देकर एशियाई खिताब अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 7वीं बार जीता है ये एशिया कप।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर एशियाई खिताब अपने नाम कर लिया है। एशिया कप में टीम इंडिया के वर्चस्व का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी तक खेले गए कुल 8 एशियाई कप संस्करणों में टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और रिकॉर्ड 7 बार ये खिताब अपने नाम किया। बांग्लादेश के सिलेट में शनिवार का दिन टीम इंडिया के लिए बेहद खास रहा। हालांकि टॉस श्रीलंकाई कप्तान ने जीता और पहली बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन टीम इंडिया ने उनके इस फैसले को गलत साबित करते हुए श्रीलंकाई टीम को एक के बाद एक झटके दिए। श्रीलंका के दोनों सलामी बल्लेबाज भारतीय टीम के तालमेल का शिकार हुए और रन आउट होकर पवेलियन लौटे। उसके बाद भारतीय गेंदबाज रेणुका सिंह ने अपनी धारदार गेंदबाजी से 3 विकेट लेकर श्रीलंका को बैकफुट पर ला दिया। महज 16 रन के स्कोर पर श्रीलंका की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, जिसके बाद श्रीलंका को संभलने का मौका नहीं मिला और निर्धारित 20 ओवर में श्रीलंकाई टीम 9 विकेट पर सिर्फ 65 रन बना पाई। श्रीलंका की ओर से महज 2 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छू पाए। भारत की ओर से रेणुका सिंह ने 3 विकेट लिए, जबकि राजेश्वरी गायकवाड़ और स्नेह राणा ने 2-2 विकेट हासिल किए। जवाब में भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर इस आसान लक्ष्य को हासिल कर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 51 रन की नाबाद पारी खेली। 2004 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट को भारत ने रिकॉर्ड 7वीं बार अपने नाम किया है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो जीत के साथ अपना दमखम दिखा रही है भारतीय महिला क्रिकेट टीम। इसी के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।